Hello students, good morning. Welcome you to our YouTube channel Madrasa Kuntala Public School, Akhlaspur, Patia. I am Dhananjay sir and today we will start a new chapter from history section, chapter number 2, the rise and growth of British power. The rise and growth of British power. Okay, remember students, we read in this year the modern period of India. So, in modern period of India, in this year, we have to discuss about the British government or British period in India. So we start the chapter number 2, the rise and growth of British power. In this video, we have to discuss about how British East India Company came in India and how he take business charger, trading, charging and spread all over the Indian parts, and after time the Britishers take Indian administration in his hand. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो हमारी इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद कैसे उन लोगों ने पूरी तरीके से इंडियन पार्ट्स पे अपना कब्जा किया और भारत को इन लोगों ने अपना गुलाम बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम पहले समझते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या चीज। ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज है। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। हम लोग जनरली कंपनी का मतलब क्या लगाते हैं कि ऐसा प्लेस जहां पे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो उसको हम लोग कंपनी कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। ये कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्या थी, ग्रुप थी। किसकी ग्रुप, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। ओके, ये क्या थी, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों की एक ग्रुप थी। ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये व्यापारियों की एक क्या थी, ग्रुप थी। और इन्होंने क्या किया था कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट, है ना, हम लोग ट्रेडर्स कह सकते हैं या फिर इसको मर्चेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट इस्टेब्लिश इन इंडिया, ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट इस्टेब्लिश द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर रिसीविंग द ग्रांट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। मीन्स ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये मर्चेंट की एक ग्रुप थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट establish the English East India Company receiving the grant from Queen Elizabeth फर्स्ट। मीन्स ये जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट थे इन्होंने क्या किया था कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से क्या किया था कि 1600 एडी में इन्होंने क्या किया, ग्रांट को रिसीव किया। कौन सा ग्रांट रिसीव किया, तो उस ग्रांट को चार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार्टर कहा जाता है, चार्टर। तो उस ग्रांट में क्या बोला गया कि जो ये मर्चेंट का जो ग्रुप है ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, जो ईस्टर्न कंट्री हैं उन कंट्रियों के साथ ये क्या करेंगी, ट्रेडिंग करेंगी। मीन्स यूरोप से, जो यूरोप के ईस्ट में जितनी भी कंट्रियां हैं उन कंट्रियों के साथ ट्रेडिंग करने की राइट मिली किसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। तो
इन लोगों ने रानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के ये लोग इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद इन्होंने अपना सबसे जो पहली फैक्ट्री थी, सबसे पहली जो की फैक्ट्री थी वो 1612 में इन्होंने कहाँ बनाया, सूरत में बनाया। ओके, तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो इन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। ठीक है, कब, 1612 में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए जब ये लोग 1612 ईस्वी में इंडिया में आए, तो 1612 ईस्वी में इंडिया में आने के बाद इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। इसके बाद इन्होंने किसको टारगेट किया, बॉम्बे को, ठीक है, कलकत्ता को, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास को। ठीक है, इन्होंने 3 जगहों को टारगेट किया। लेकिन सबसे पहले ये कहाँ पे आए, सूरत, सूरत के बाद बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास पे इन्होंने टारगेट किया। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। चलिए हम देखते हैं, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ठीक है, जो बंगाल था ये बहुत ही रिच प्रोविंशियल स्टेट था इंडिया के अंदर। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल को क्या किया, टारगेट किया। लेकिन हम आपको बता दें, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि अर्ली 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में, है ना, यानी कि जब हमारे इंडिया में मुगल रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मीन्स औरंगजेब की डेथ कब हो गई, 1707 में। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये चाहती थी कि जो मुगल्स एम्पायर है वो उनको प्रिविलेज दे। प्रिविलेज मीन्स क्या, उनको छूट दें। कैसी छूट, पूरे इंडिया में मार्केटिंग करने की छूट, अपनी एक सेल्फ मार्केट बनाने की छूट उनको दे दें। ठीक है, लेकिन जब तक औरंगजेब ने शासन किया तब तक अंग्रेजों की ये जो ख्वाहिश थी ये पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब ये नहीं चाहते थे कि किसी विदेश से आए हुए व्यक्ति को हमारे इंडिया की बागडोर दे दी जाए या उसको पूरी राइट दे दी जाए यहाँ पे ट्रेडिंग कर देगी, है ना। इसीलिए जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मेनी प्रोविंशियल स्टेट्स आर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। बहुत सारे ऐसे प्रोविंशियल स्टेट थे जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, जैसे बंगाल, मराठा, सिख, अवध एंड हैदराबाद। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने या शासकों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, है ना। तो उसमें से बंगाल भी था, है ना। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इन 1720 में किसने, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, है ना। मैं 1720 में मुर्शिद कुली खान ने डिक्लेयर किया कि बंगाल भी क्या है, अब मुगलों की अधीनता से या मुगलों की कंट्रोलिंग से बिल्कुल बाहर हो चुका है और बंगाल क्या हो गया है, पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट बन चुका है। ठीक है, तो अंग्रेज ये चाहते थे कि बंगाल क्या है, एक रिच प्रोविंशियल स्टेट है, तो अंग्रेजों ने बंगाल को टारगेट किया। अंग्रेज ये चाहते थे कि मुर्शिद कुली खान अंग्रेजों को ये राइट दें कि अंग्रेज क्या हो सके, बिल्कुल फ्री होकर के इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, बंगाल में अपनी ट्रेडिंग को स्पर्ट कर सके, व्यापार को कर सके, है ना। लेकिन मुर्शिद कुली खान ने ऐसा नहीं किया। मुर्शिद कुली खान ने बस उनको इतना राइट दिया कि ठीक है, आप
हमारे स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, बट आपको जब आप बिजनेस करेंगे तो उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स आप हमारे स्टेट में इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप व्यापार करेंगे लेकिन मेरी एक शर्त होगी, और वो शर्त क्या है कि आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा। आप हमें टैक्स देंगे और आप यहाँ पे व्यापार कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेजों को पहली कामयाबी मिल गई। ठीक है, पहली इनको जीत मिल गई। क्यों क्यों जीत मिल गई? क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि वो बंगाल में क्या करे, ट्रेडिंग करे, व्यापार करे, जो कि मुर्शिद कुली खान ने उनको दे दिया, है ना। तो धीरे धीरे अब अंग्रेजों ने क्या किया, को बंगाल को अपने कब्जे में लेने की उन्होंने बात को सोचना शुरू कर दिया। मीन्स वो चाहते थे कि अब धीरे धीरे बंगाल क्या है, बंगाल अंग्रेजों की कंट्रोलिंग में आ सके। तो उस समय पे बंगाल में कुछ फेमस रूलर्स थे, जैसे मुर्शिद कुली खान हो गए, शुजा उद दौला हो गए, शुजा उद दौला हो गए, ठीक है, अलीवर्दी खान हो गए, अलीवर्दी खान और सिराज उद दौला। ठीक है, ये कुछ फेमस रूलर्स थे। कहाँ के? बंगाल के। कौन कौन? मुर्शिद कुली खान, शुजा उद दौला, अलीवर्दी खान एंड सिराज उद दौला। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही अंग्रेजों को यहाँ पे राइट मिल गया, कब 1716 में मुगल एम्पायर ने, है ना, मिस बहादुर शाह फर्स्ट ने मुगलों को ये राइट दिया कि आप बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बदले में टैक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अंग्रेजों को ये अधिकार तो मिल गया, लेकिन अंग्रेज ये भूल गई कि वो लोग हमारे इंडिया में क्या है, एक कंपनी बन के आए हैं, मिस ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए हैं, मर्चेंट का एक ग्रुप बन के आए हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब सेपरेटली इन लोगों ने क्या किया, प्राइवेट ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे एक ग्रुप आई, सपोज इंडिया में एक ग्रुप आती है व्यापार करने के लिए, लेकिन जैसे ही इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये व्यापार, ये ट्रेडिंग एक ग्रुप का ना होकर के बल्कि क्या हो गया, लोग पर्सनली, है ना, क्या करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे। और यही बात इन रूलर्स को अच्छी नहीं लगी। मीन्स बंगाल के जो रूलर्स थे, चाहे मुर्शिद कुली खान हो, शुजा उद दौला हो, अलीवर्दी खान हो या फिर सिराज उद दौला हो, इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए जो अलीवर्दी खान है ना, अलीवर्दी खान ने क्या किया कि अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। इनका कहना यह था कि आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट आप यहाँ पे सेपरेटली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सेपरेटली ट्रेडिंग मीन्स आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के रूप में व्यापार नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर मीन्स मान लीजिए हम एक ग्रुप में आए, यहाँ पे हम एक ग्रुप में आए, हम ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में वर्क करने के साथ साथ हमको लालच हो गया कि हम और भी ज़्यादा इंडिया से प्रॉफिट गेन करें। तो उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना अलग से बिजनेस शुरू कर दिए। ग्रुप के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रुप के साथ जुड़ते हुए भी हमने अलग से अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो इसी बात को इन्होंने कंट्रोल किया। किसने? अलीवर्दी खान ने कंट्रोल किया। और इन्होंने क्या बोला कि आप जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, उस प्राइवेट बिजनेस को तुरंत रोक दीजिए, और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के बदले में हमको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है सिराज उद दौला की। सिराज उद दौला भी अलीवर्दी खान के तरह ही थे। इनका भी ये मानना था कि कोई फॉरेनर हमारे स्टेट को कब्जे में ना कर सके। ठीक है, क्योंकि सबको ये पता था कि जो अंग्रेज है, अगर अंग्रेजों को हमने थोड़ी सी अगर छूट दी तो ये हमारी पूरी जो स्टेट है उसको हथिया लेंगे। ठीक है, तो सिराज उद दौला ने इनका विरोध किया। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि सिराज उद दौला अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, मीन्स वो अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं, तब अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि अंग्रेजों को क्या चाहिए, रूलर लाइक्स पपेट। मीन्स अब
अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बात नहीं मान रहे हैं, तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हम सिराजुद्दौला को शासन से हटा दें, इनको शासक से हम हटा दें और उनकी जगह पे एक पपेट रूलर को बैठाएं। पपेट रूलर मीन्स कठपुतली शासक को हम बैठा दें। कठपुतली शासक मतलब कि अंग्रेज जैसा चाहे वैसा ही वो शासक काम करे, है ना। तो अंग्रेज वैसे शासक को लाइक कर रहे थे, ठीक है। इस बारे में हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी बुक में टॉपिक दिया है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया। थोड़ी सी इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज को अभी समझा देता हूं ताकि बाद में समझाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या है। देखिए आपके बुक पे ये लिस्ट दिया हुआ है ना। आपके बुक पे ये लिस्ट दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम बस एक एक एग्जाम्पल लेंगे और समझते आएंगे। हम सभी लोगों का नाम याद नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक एक एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। चलिए पहले बात करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल क्या है। गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके। गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब क्या कि जब अंग्रेजों को पूरी राइट मिल गई, अभी हम लोग सिराजुद्दौला पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कैसे उनको राइट मिला, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, इसकी स्टोरी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही अंग्रेजों को पूरी राइट मिल गई कि अब अंग्रेज फ्री और इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, बंगाल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब पूरी तरीके से कंप्लीटली तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट पे इस्टेब्लिश कर लिया, और वो जगह कौन सा था, वो जगह था बंगाल। मीन्स बंगाल ही एक ऐसा एरिया था जहां पे अंग्रेजों ने सबसे पहली बार कब्जा किया, और फाइनली उन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया। इसीलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब जब रॉबर्ट क्लाइव क्या था, सेना प्रमुख था, प्रेसिडेंट ऑफ सोल्जर्स था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो सोल्जर्स के जो प्रेसिडेंट थे, इनको ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर माना गया, और इन्हीं को ये बोला गया कि आप बंगाल पे शासन कर सकते हैं। मीन्स गवर्नर मीन्स क्या, अब आप यहाँ पे पूरी तरीके से शासन कर सकते हैं, है ना, पूरी तरीके से शासन अब कर सकते हैं। मीन्स अंग्रेजों को अधिकार मिल गया कि अब अंग्रेज बंगाल में शासन कर सकते हैं। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे किसका नाम आता है, रॉबर्ट क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का, ओके। चलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों की लालच बढ़ती चली गई और उन्होंने पूरे इंडियन पार्ट्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो 1773 में
ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बना, जिस एक्ट को हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि एवरी 20 ईयर्स, हर एक 20 साल पे हमने जो भी नियम कानून बनाया है इंडिया में शासन करने के लिए, उस नियम कानून की हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उनकी जांच करेंगे। इसीलिए इसको कहा गया चार्टर एक्ट। तो 1773 में ये बोला गया कि अब बंगाल के साथ साथ हमने मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता के साथ, बंगाल के साथ साथ हमने बॉम्बे और मद्रास पे भी अपना अधिकार कर लिया है। तो इस तरह से ये जो 3 प्रोविंशियल स्टेट्स हो गए, इसके लिए 3 गवर्नर्स नहीं होंगे, बल्कि एक ही गवर्नर होगा जो कि बंगाल पे भी शासन करेगा, मद्रास पे भी शासन करेगा और बॉम्बे पे भी शासन करेगा। इसीलिए कहा जाता है, अब क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिएगा इसको, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अब समझिए यहां पे कि ये गवर्नर जनरल क्या है। मिस गवर्नर जनरल एक ऐसा पोस्ट था जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसियों पे शासन करेगा, जबकि इसका हेड ब्रांच कहां पे होगा, कोलकाता में होगा, बंगाल में होगा। इसीलिए अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। अतः क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने अभी क्या बोला कि अब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के साथ साथ अब अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे इंडियन पार्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। 1833 में क्या आया, एक चार्टर एक्ट आया। तो जिस समय इस चार्टर एक्ट को पास किया गया था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अब पूरे इंडिया पे अपना अधिकार कर लिया है, इसीलिए अब पूरे इंडिया पे बंगाल का गवर्नर जनरल ही शासन करेगा। इसीलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वायसराय। फर्स्ट वायसराय ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। इसके लिए क्या किया गया, देखिए जैसे ही 1857 में, है ना, हम जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद अब अंग्रेजों को डर लगना शुरू हो गया कि अब
भारतीय हमारा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया कि एक ऐसे पोस्ट को भारत में बनाया गया, एक ऐसे न्यू पोस्ट का इनोवेशन भारत में किया गया जिस पोस्ट को गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय बोला गया। यानी कि जिस टाइम पे इस एक्ट को पास किया गया था उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग को ही ये बोला गया कि अब से लॉर्ड कैनिंग ही पूरे इंडिया के वायसराय होंगे। वायसराय मीन्स क्या होगा, पोस्ट अलग अलग होगा लेकिन व्यक्ति क्या होंगे, एक होंगे, एक ही पर्सन होगा बट पोस्ट क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। वायसराय का पोस्ट की वैल्यू कब बढ़ जाएगी, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब क्वेश्चन करेगी तब उस टाइम पे वो पर्सन जब आंसर देगा तो उसको वायसराय बोला जाएगा, और जब वो इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। इस तरह से इंडिया के फर्स्ट वायसराय कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इंडिया के लास्ट जो वायसराय थे लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया ये थे लास्ट वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, इंडिया के लास्ट वायसराय थे और इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बिकम्स ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पे आंसर होगा फर्स्ट इंडियन बिकम ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या हो जाएंगे, इंडिया के ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो इंडिया के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको समझा। ठीक है, जिनको भी ये समझ में ना आया हो आप मुझसे पर्सनली फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा मुझसे ये चीजें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।